अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड मेरा नाम है तलहा मुनीर एंड वेलकम टू माय चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। व्यूअर्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज हम इसके लिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले चंद एक बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चे हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। ये हमने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं इसको। 1 2 3 अप टू सॉन इस तरह का जो सेट होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, इन नेचुरल नंबर्स का सेट होता है बच्चे। नेचुरल नंबर और होल नंबर के सेट में सिर्फ एक ही डिजिट का फर्क होता है और वो कि ये 0 है। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स का सेट आ जाता है। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, वो भी 0 1 2 3 उसमें भी होते हैं, मगर इसमें फर्दर ऑन हमारे पास नेगेटिव नंबर भी बच्चे ऐड होना शुरू होते हैं। हमारे पास -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद हमारे पास रैशनल्स और इरेशनल जो कि मिला के रियल नंबर्स बनेंगे। पहले रैशनल समझ लेते हैं। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। p/q का मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म है। ओके बच्चा। p/q की फॉर्म में लिखे जाएं जिसमें p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इस सिंबल का मतलब एंड है, एंड q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, जिसकी वजह से वो नंबर्स रैशनल नहीं होते जिनमें q 0 आ जाता है और q डिनोमिनेटर है। इरेशनल नंबर्स, ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल काउंट किया जाएगा। रैशनल और इरेशनल इन दोनों को अगर हम मिला दें बच्चा तो हमारे पास जो नया सेट बनता है वो रियल नंबर्स का है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग भी है। रियल नंबर्स के सेट में बच्चे रैशनल्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स, ये हमारे पास बच्चे रियल नंबर बनेगा। ओके बच्चे। अब इन चारों सेट का आपस में रिलेशन देखने के लिए हम जरा जल्दी से इस बेसिक डायग्राम को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर आपको बता चुके हैं 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और अप टू सो ऑन चलता रहेगा। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाता है जो कि 0 है। देन हमारे पास इंटीजर्स का सेट आता है। इंटीजर्स जो है वो उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड होना शुरू होते हैं। -3 -5 -100 ये सारे नंबर्स जो हैं ये इंटीजर्स में एक्स्ट्रा ऐड होते हैं होल नंबर्स के अलावा। रैशनल नंबर्स, इसमें बच्चे फ्रैक्शनल नंबर्स ऐड होते हैं, जैसा कि देखो 3/5 हो गया, -2/9 हो गया। उसके बाद डेसिमल में भी कुछ एक नंबर्स आते हैं, 3.58 हो गया। उसके बाद रेपिटेशनल नंबर्स आ जाते हैं 3.7, जैसे रेकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स मिलके हमारे रियल नंबर बनाते हैं और दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हम अपने रियल नंबर्स के 2 बराबर हिस्से कर सकते हैं, एक का नाम रैशनल और दूसरे का नाम इरेशनल। रैशनल में बच्चे ऐसे नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं और रेकरिंग होते हैं। अब बात है सर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग क्या चीज है, ये आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा भी है, मोरओवर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। टर्मिनेटिंग बच्चे वो नंबर होते हैं जो कि पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, जिनके डिजिट्स को आप पॉइंट के बाद गिन सकते हैं, जैसा कि 3.54 ये एक टर्मिनेटिंग है। क्यों, यहाँ पर जो 5 है और 4 ये 2 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद आ रहे हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं ना, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। 3.6981 लेट्स से 71 3.6871 इसके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ रहे हैं, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ आ गई होगी, जैसा कि इसमें यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बच्चे यहाँ पर रेकरिंग डेसिमल है। रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है बच्चे, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती है, जैसा कि ये देखें 3.7 पर बार, इसका मतलब 3.777। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इससे अगला नंबर क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 7 आएगा, इससे अगला 7, इसी तरह चलता रहेगा। मतलब बच्चा जब आप प्रिडिक्शन कर सकें, जब आप अंदाजा लगा सकें कि इससे अगला नंबर क्या होगा, तो वो नंबर जो है वो रेकरिंग डेसिमल में जाता है और वो भी इरेशनल नंबर ही होते हैं। इसको बार का यही मतलब है, ये वैल्यू बार बार रिपीट होगी। जिस तरह के 3.65 के ऊपर अगर मैं बार लगा देता हूँ, इसका मतलब 3.65 65 अप टू सो ऑन। इसमें देखो 65 आया, 65 आया। अगर मैं पूछूं इसके बाद कौन आएगा, 65 आएगा सर, इसके बाद 65 आएगा। इसकी वजह से जब आप वैल्यू को रिपीट होती हुई देख सकें, नजर आ रहा हो पैटर्न, तो वो रेकरिंग डेसिमल होता है और वो भी रैशनल नंबर होता है। मोर ओवर इसमें फ्रैक्शंस आती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा था कि पी और क्यू दोनों बाय फॉर्म, पी बाय क्यू की जो फॉर्म है जिसमें पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं और क्यू 0
नहीं हो सकता बच्चा। अब उसकी भी चंद एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस तरह के 3 और 4, इसमें पी भी एक रैशनल है, अपना पी भी एक, पी हमारे पास 3 आ रहा है सॉरी, एंड क्यू हमारे पास 4 आ रहा है। पी बाई क्यू जो है वो 3 और 4 बन रहा है। ये पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। देख लें 4 0 के बराबर होता है? नहीं होता। 5 ओवर 0 जो है ये हमारे पास रैशनल रही है। रीजन डिनोमिनेटर में 0 आ गया, हमने डेफिनेशन में मेंशन किया है कि क्यू डिनोमिनेटर में होगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता बच्चा। 3 और 4 हो गया, -2 ओवर 9 हो गया, इसी तरह 6 ओवर 3 हो गया। ये सारे के सारे बच्चे जो नंबर हैं ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे नहीं भी होते और फिर भी वो बच्चा रैशनल होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, 3 2 1 -8, ये सारे के सारे नंबर जो हैं बच्चे ये हमारे पास कौन से नंबर है? रैशनल नंबर्स हैं बच्चा। रीजन देखें, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो डिनोमिनेटर में 1 होता है। यहाँ पर भी बच्चे 1 आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ गया। तो देखें ये p बाई क्यू की फॉर्म बन रही है ना, इसमें p की वैल्यू -8, q की वैल्यू 1 हो गई, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 1, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 1। तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, p और q की शक्ल भी बन रही है, p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। ये सिंबॉलिकल नोटेशंस हैं। n नेचुरल नंबर के लिए, w होल नंबर के लिए, z इंटीजर के लिए, q रैशनल्स के लिए और q डैश इरेशनल के लिए। फाइनली जो हमारे टेरे चैप्टर की हेडिंग है रियल नंबर्स, उसके लिए हमारे पास आ रहेगा बच्चा। तो ये हमारे पास हो गए रैशनल्स। अब थोड़ा सा इरेशनल के बारे में जान लेते हैं। इरेशनल बच्चे ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर याद है टर्मिनेटिंग पड़ा था, पॉइंट के बाद वैल्यू रुक रही थी, तो नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं रुकेगी। शाबाश। रेकरिंग, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही थी, नॉन रेकरिंग में पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं होगी बच्चा। ठीक है, जैसा कि 3.51822963। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ अगला नंबर क्या है, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये इसी तरह चलता जाए। देख लें ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म नहीं हो रहा, और नॉन रेकरिंग भी है, रेपिटेशन भी नहीं आ रही। बच्चे यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब तो टर्मिनेटिंग हुआ रैशनल होगा, और जब पॉइंट के बाद आपको रेपिटेशन होती हुई नजर आई, बेशक वो नंबर खत्म हो या ना हो, अगर आपको पॉइंट के बाद रेपिटेशन नजर आई तो वो भी रैशनल ही होगा। मगर अगर आपका नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और आपको पॉइंट के बाद रेपिटेशन भी नजर नहीं आ रही, देन आप उस नंबर को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसके अलावा मोर ओवर हमारे पास चंद एक और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, जैसा कि लेट्स से आप स्क्वायर रूट के नीचे कोई प्राइम नंबर रख देते हैं। अब प्राइम नंबर आप सब लोगों को पता होगा, 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चे। अगर आप स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी प्राइम नंबर रख देते हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 13, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये इरेशनल होते हैं। उसका रीजन ये, अगर आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू भी निकालेंगे तो पॉइंट के बाद बच्चे आपको रेपिटेशन भी नजर नहीं आ रही और पॉइंट के बाद वैल्यू भी नहीं रुकेगी। अब डिपेंड करता है आप कैलकुलेटर कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड कैसियो वाला कैलकुलेटर जो कि आप मार्केट में मिलता है वो यूज कर रहे हैं बच्चे, देन हमारे पास वो 10 to 11 डिजिट्स दिखाता है, उसके आगे वो नहीं दिखा सकता। फर्ज करें वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट दिखाएगा और आप कहेंगे सर हमने तो कैलकुलेटर पे किया स्क्वायर रूट, हमारे पास तो 10 डिजिट्स आ रहे हैं, हमारे पास तो पॉइंट के बाद वैल्यू रुक रही है, तो आप इसे इरेशनल क्यों बोल रहे हैं? आप इसे रैशनल बोल रहे हैं क्योंकि बोला था आपने अगर पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाएगी तो वो नंबर तो रैशनल होगा। मगर नहीं बच्चा, ये नंबर इरेशनल ही होगा। उसकी रीजन ये है, ये नंबर रुक नहीं रहा, आपका कैलकुलेटर उससे ज्यादा शो नहीं करवा पा रहा। आपके कैलकुलेटर की लिमिट ही 10 to 11 डिजिट्स की है। अगर कोई नंबर 12 डिजिट का हुआ तो आप कैलकुलेटर शो नहीं करवा सकता। इसकी वजह से वो ऐसे आपको शो करवाएगा कि ये एक रैशनल नंबर, मगर ये रैशनल्स नहीं होते। ठीक है बच्चे। और मोर ओवर आइलर नंबर की बात कर लेते हैं। आइलर नंबर ई से शो किया जाता है, इसकी वैल्यू 2.7182 ऐसे समथिंग होती है। इसकी भी पॉइंट के बाद रेपिटेशन नहीं आती और बच्चे पॉइंट के बाद वैल्यू भी रिपीट नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है। और एक और नंबर है, हम लोगों ने 8th क्लास में से यूज भी काफी दफा किया हुआ है,
एरिया निकालने के लिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए, सिलेंडर के लिए भी इस्तेमाल किया होगा। ये रहा हमारा दोस्त पाई। पाई जो नंबर है ये भी एक इरेशनल नंबर है। आपको जब आप प्रीवियस क्लासेस में कभी कभी आपको पाई की जगह 22/7 यूज करने के लिए बोल देते थे, मगर बच्चे ये बात मैं यहाँ पर आपको रिपीट करवा दूं कि पाई की वैल्यू हरगिज 22/7 नहीं होती। क्यों? अगर पाई की वैल्यू 22/7 हुई तो 22/7 तो हमारा रैशनल नंबर की शक्ल ले जाएगा, क्योंकि देखो न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं और जीरो नहीं होना चाहिए। देखो 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 7 जीरो नहीं होता, ये तो रैशनल बन जाएगा। कभी भी पाई 22/7 के बच्चे बराबर नहीं है हमारे पास। पाई जो है बच्चा वो 3.141 समथिंग होता है, जिसके पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट भी नहीं होती और पॉइंट के बाद वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं होती। ये बच्चे हमारे पास इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में चंद एक बेसिक कंसेप्ट थे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने आइडेंटिफाई करने रैशनल्स और इरेशनल्स को। सो पहला क्वेश्चन है 2.353535। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद वैल्यू रुक गई है, जिसकी वजह से ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.6 पर बार। यहां पर लिखते हैं 0.6 पर बार। बार का मतलब मैंने आपको बताया था कि 6 जो है वो रिपीट होगा, और क्योंकि ये एक रेकरिंग डेसिमल बन चुका है, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो तो वो रेकरिंग डेसिमल है, और रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास आप देख सकते हैं 2.236067। पॉइंट के बाद अगेन वैल्यू रुक गई हुई है, जिसकी वजह से ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक रैशनल नंबर है। प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे बच्चा प्राइम नंबर आएगा तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में चेक करें, स्क्वायर रूट के नीचे 7 आ रहा है और 7 को बताने की जरूरत नहीं है कि वो 7 एक प्राइम नंबर है, जिसकी वजह से ये एक इरेशनल नंबर बन गया हुआ है। ओके जी। ई आइलर नंबर होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, ये भी एक इरेशनल नंबर है। लास्ट पाई अगेन इरेशनल नंबर है, डिस्कस कर चुके हैं हम। फर्दर ऑन बच्चा ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, और वो दोनों प्लस हो रहे हैं। आपने बच्चे एक बात याद रखनी है, रैशनल और इरेशनल दोनों अगर प्लस होंगे तो आंसर इरेशनल ही आएगा। इसी तरह इरेशनल और इरेशनल अगर ये दोनों प्लस होंगे फिर भी आंसर इरेशनल ही आएगा। तो देखिए रैशनल और इरेशनल प्लस हुए तो आंसर इरेशनल आएगा बच्चा। इरेशनल नंबर है ये, और ये अगेन इरेशनल और इरेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर इरेशनल होगा। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल नंबर आएगा। फिफ्टीन ओवर 4 ये प्योरली रैशनल नंबर है, क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी पी ओवर क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए पी ओवर क्यू की फॉर्म बन रही है, साफ साफ नजर आ रहा है, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है, जिसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर बन गया है। ओके और ये हमारे पास जो अगला नंबर है ये एक स्पेशल केस है, इसको हम पहले समझ लेते हैं इसमें है क्या चीज है। कभी कभार बच्चे ऐसा होगा कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होके अगेन एक इरेशनल नंबर बनाएंगे। ठीक है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं मल्टीप्लाई केस में,
कि इरेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होके कभी कभी इरेशनल भी बनाएंगे, और इरेशनल और इरेशनल बाज औकात मल्टीप्लाई होके रैशनल भी बना सकते हैं। या तो ये होगा या ये वाला केस होगा इरेशनल में। तो यहां पर आप देखें, रैशनल है इरेशनल है दोनों मिले इरेशनल बन गया, रैशनल है इरेशनल है दोनों मिले इरेशनल बन गया, दोनों इरेशनल। अब ये इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करवा के हम चेक करवा लेते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। जी बच्चा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, आपको ऑलरेडी आता होगा, 8th क्लास में सीखा होगा। 2 को पहले 2 से करवाएंगे, 2 2 4, फिर 2 को इससे करवाएंगे प्लस प्लस प्लस, 2 को अंडर रूट 2 से करवाया 2 अंडर रूट 2, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 2 को 2 से करवाया 2 अंडर रूट 2, माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। बच्चे आपने ये चीज सीखी होगी कि x जब x से मल्टीप्लाई होता है तो x का स्केयर बन जाता है। सिमिलरली अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 का स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी। अब प्लस का 2 अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 2 ये कैंसिल आउट हो गए हैं। यहां पर हमारे पास क्या बच गया 4, ये स्केयर ने स्केयर रूट को कैंसिल आउट कर दिया। यहां पर क्या रह गया -2, 4 में से 2 गए तो 2 एक रैशनल नंबर है। क्यों, देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 आता है, और 2/1 जो है ये p/q की फॉर्म बनाता है। 2 यहां पर p है, q यहां पर 1 है, q 0 नहीं है, जिसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर बन गया है। तो याद रहे, बाज औकात इरेशनल नंबर जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इरेशनल आएगा, और बाज औकात जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब रैशनल भी आ सकता है। हमारे यहाँ पर इरेशनल से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर रैशनल आया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम नंबर लाइन के बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। जी बताइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने नंबर्स जो कि रैशनल्स और इरेशनल मिक्स करके देखा, हमने उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन बच्चे असल में एक लाइन होती है। लाइन ऐसी चीज को बोलते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता, वो दोनों साइडों से इंक्रीज होती रहती है। ठीक हो गया। इसको नंबर लाइन के साथ साथ रियल लाइन भी बोलते हैं, रियल लाइन या नंबर लाइन। ओके। अब इसको नंबर और रियल लाइन बोलते हैं। इसके अंदर सारे नंबर्स पड़े होते हैं, वो बेशक रैशनल्स हों बेशक इरेशनल्स हों। 0 1 2 इसमें इस तरह नंबरिंग की जाती है। लेट्स से कि एक इरेशनल नंबर ई है जिसकी वैल्यू 2.718 मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बताया था इतनी है, तो ये कहाँ पड़ा होगा, ये बच्चे यहाँ पर यहीं कहीं पड़ा होगा, यहाँ ये पड़ा होगा, ये 2 और 3 के दरमियान में। इसी तरह जो हमारे पाई भाई हैं उनका क्या बनेगा, उनका भी तो ख्याल करना है ना। 3.14 ये कहां पर पड़ा होगा, ये 3 और 4 के दरमियान में बचा, यहां कहीं पड़ा होगा ये। ठीक है बच्चा। तो ये सारे नंबर्स, ये नहीं, ये तो सिर्फ इरेशनल लिए ना मैंने, आपको रैशनल नंबर भी ले सकते हो, जैसा कि 3/4 ये 0 और 1 के दरमियान में पड़ा होगा। लेट से यहां पर पड़ा होगा, लेट से कह लेते हैं 3/4 हो गए। और मोर ओवर कोई और नंबर ले लेते हैं, -1 नहीं ले लेते हैं, -1 भी तो एक नंबर है। ये कहां पड़ा हुआ, ये देखें ये पड़ा हुआ -1। ठीक है। तो हमने बस इनको रिप्रेजेंट करवाना है। अब बात है कि चंद एक नंबर ऐसे हैं जिस तरह की ये ई है, इनका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हमारे पास, मगर चंद एक मैथमेटिकल मेथड्स हैं जिनसे हम कुछ ऐसे इरेशनल नंबर्स हैं जिनकी हम सही एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है बच्चे, उससे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, उसका यूटिलाइज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है वो पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल बच्चे 90 का होता है। इसकी इस साइड को बच्चे बेस बोलते हैं, इस साइड को बच्चे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इस साइड को बच्चे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है जी। अब हमें पता है कि आसानी के लिए इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, और इसका नाम हम ए रख लेते हैं। हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है। इसकी मदद से हम यहां पर ये मालूम करेंगे। देखें हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को हमने 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करनी है। ओके बच्चा, देखें जैसा कि हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास है स्क्वायर रूट 2। ठीक है बच्चे।
हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारा इस तरह की शक्ल अख्तियार कर ले, और इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो बाद में बताता हूं। ठीक है, फर्ज करें हम ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 रख लेते हैं। ए कितना है, ए भी 1 रख दिया, बी भी कितना रख दिया बच्चा, 1 रख दिया। मतलब एक ऐसी ट्राइंगल, ए ये वाली साइड है ये भी 1, बी ये वाली साइड है ये भी 1 होगी। दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 होगी। 1 का स्क्वायर बच्चा 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया, सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया बच्चा। ठीक है, अब दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 2। अच्छा बच्चा, यही वो चीज है जो हमें नंबर लाइन पे शो करनी है। देखो, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम हमारी जो बेस है वो भी 1 रख लेंगे, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी 1, परपेंडिकुलर भी 1 रख लेंगे, बेस भी 1 रख लेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जो ये बड़ी लेंथ मिलेगी ये कितनी निकल आएगी बच्चा, स्क्वायर रूट 2। देखिए ये लेंथ निकल आएगी स्क्वायर रूट 2, कब, जब हम इसको भी 1 रखेंगे और इसको भी 1 रखेंगे। अब यही चीज हम अपनी नंबर लाइन पे करने की कोशिश करेंगे। देखें, ये हम साइड 1 कैसे रख लेंगे, हम लेंगे 0 से लेके 1 तक का फासला। ठीक हो गया, ये हमारी बेस हो गई, 1 बन गई है बच्चा, ओके हो गया। अब इसके ऊपर बच्चा हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप लोगों को डी पता होगी, डी के साथ एंगल भी बनाना आता होगा, 8th क्लास में सिखाया जाता है। यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है, मोर ओवर इधर दोनों साइडों पर जो है अपनी काउंटिंग चलती रहती है 180 तक। ठीक है, तो यहां पर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, आसान लफ्जों में मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चा। कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चा। 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने क्या करना, देखो ये साइड 1 है, ये भी कितनी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट 2 बनेगा। हमने देखा अगर ये दोनों 1 होंगी तो तीसरी साइड कितनी बनेगी, स्क्वायर रूट 2 बनेगी। तो देखें ये साइड 1 हो चुकी है, अब हमें ये भी कितनी चाहिए, 1। अब हमने बच्चा क्या करना है, प्रकार आपने लेनी है, प्रकार यहां पर रख के इतनी खोल लेनी है, इतनी ओपन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रकार यहां पर रख के इसके ऊपर कट लगाना है यहां पर। इससे क्या होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी, जब हमारे पास ये डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा तो अब हमें पता है कि जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, स्क्वायर रूट 2। मतलब ये जो ये वाला हमारे पास डिस्टेंस आएगा ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 2 बनेगा बच्चा। मैं फिर समझा देता हूं, आपने पहले क्या करना है, जो चीज फाइंड करनी है उसके लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर खुद मालूम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये सिर्फ तब करना है जब वो इरेशनल नंबर दे। जब बच्चा वो रैशनल नंबर दे फिर काम आसान होगा हमारा नंबर लाइन पे। जो इरेशनल नंबर है इसका काम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इरेशनल नंबर में जब भी स्क्वायर रूट वाले हैं, 2 क्वेश्चन है, एक स्क्वायर रूट 2 है और दूसरा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। इसके अलावा बाकी सारे रैशनल प्यारे प्यारे से नंबर हैं। ये 2 ही नंबर ऐसे हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का करने का तरीका यह है कि आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल राइट साइड पे लेफ्ट पे ड्रॉ कर लेनी है। आपने इसको रख के देखना है कि हम बेस और परपेंडिकुलर क्या रखें कि हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 बन जाए। देखिए मैंने बेस भी 1 रखी, परपेंडिकुलर भी 1 रखा है। पाइथागोरस थ्योरम में पुट किया तो मेरा परपेंडिकुलर कितना निकला, उतना ही निकला जितना हमें चाहिए था। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने 1 यूनिट यहां से लिया, इधर 90 का एंगल बनाया, इतनी प्रकार खोल के ये यहां पर प्रकार जितनी थी उसी को इधर कॉस लगाया। ये भी कितना हो गया, 1, ये 1 था ये भी 1 हो गया। इन दोनों को बच्चा आपस में मिला दिया, ये कितना है, स्क्वायर रूट 2 है। अब मैंने क्या करना है, प्रकार को यहां रखनी है और इतना ओपन कर लेना बच्चा, जितना ओपन हो गया। इसके बाद इसी को मैंने गिराते हुए नीचे ले आना है। ये बच्चे जो मेरा आंसर है ना, ये वाला पॉइंट, ये बच्चे आपने इसके ऊपर एक बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है और इसके टॉप पे लिख देना है आपने स्क्वायर रूट 2 और यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलरली ऐसा ही होगा, वो स्टार्ट करते हैं जी। ये बच्चे अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3। इसके अंदर मैंने ये पहली डायग्राम बनी थी हमारी स्क्वायर रूट 2 वाली, वो रेज नहीं की। उसका रीजन है मुझे अभी इसकी दोबारा यूज जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखें लास्ट टाइम हमने स्क्वायर रूट 2 इस साइड पे बनाने आया था, अब हम स्क्वायर रूट 3 बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, हम लोग हमारी जो बेस है इसको रखेंगे इस बार स्क्वायर रूट 2 और जो हमारा परपेंडिकुलर है इसको रखेंगे हम 1। तो जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है सर।
बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2 है बच्चा। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखें, सी स्क्वायर इधर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये इधर क्या आंसर आया सी, इधर क्या आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। देखिए वही चीज मिल गई है ना बच्चे जो हमें चाहिए थी, स्क्वायर रूट 3 वही बनाना था हमने। अब स्क्वायर रूट 3 जो है ये साइड निकल आएगी, एक साइड को 1 रखा, दूसरी को स्क्वायर रूट 2 लिखा, फिर स्क्वायर रूट 3 बना। अब क्या करेंगे, हमें एक साइड के लिए स्क्वायर रूट 2 चाहिए। अब बच्चे ये हमारे काम आएगी, ये जो स्क्वायर रूट 2 वाली साइड है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 साइड हमारी आ गई। इसके ऊपर हमने क्या कराया, परपेंडिकुलर बनाना है। सबसे पहले बेस, ये बेस है ना, लास्ट टाइम भी हमारी बेस 1 थी, उस पर परपेंडिकुलर बनाया। अब हमारी बेस कितनी है, स्क्वायर रूट 2 है बच्चा, हम इसके ऊपर बच्चा परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये देखें बच्चा, इसके ऊपर बन गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके बच्चा, 90 डिग्री का एंगल बन गया। सिमिलरली डी के साथ आप इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। एक साइड स्क्वायर रूट 2 हो गई और दूसरी साइड कितनी करनी है हमने, 90 का एंगल बनाने के बाद 1 करनी है। अगेन आप प्रकार ओपन करेंगे बच्चा, नीडल वाली साइड 0 पे रखेंगे, पेंसिल वाली साइड 1 पे रखेंगे, इसको इतना ओपन कर लेंगे। इस प्रकार को फिर हम इस पॉइंट पे रख के ऐसे कट लगाएंगे। ये जहां पर कट करेगा ना, ये साइड 1 बन जाएगी। जब ये साइड 1 बन जाएगी, अब देखो ट्राइंगल कैसे बन गई, स्क्वायर रूट 2 बेस में, स्क्वायर रूट 2 बेस में, 90 का एंगल, 90 का एंगल, परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये साइड कितने निकली थी, स्क्वायर रूट 2 निकली थी। सिमिलरली जब हम इन दोनों को बच्चा अब हम जब मिलाएंगे तो हमारा ये कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट 3 निकलेगा बच्चा। ये वाली साइड कितनी निकली है, स्क्वायर रूट 3 निकली है। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, इस ट्राइंगल जैसी ट्राइंगल बनानी थी, स्क्वायर रूट 2, 1 और 90 का एंगल। ये रहा स्क्वायर रूट 2, ये रहा 90 का एंगल, ये रहा 1, तो ये वाली साइड कितनी निकाल ली हमने फिर, स्क्वायर रूट 3। ये रही स्क्वायर रूट 3, यही हमने शो करवाना था। अब आपने प्रकार यहाँ पर 0 पे अपना 0 पे रखनी है और नीडल वाली साइड, दूसरी पेंसिल वाली साइड इतनी ओपन कर लेनी जितना जहां पर ये कट किया, और इसको ऐसे घुमाते हुए लेके आना है। तो जब आप इसको लेके आएंगे स्क्वायर रूट 3 के पास, ये देखें बच्चा, ये 2 से पहले इसको कट करेगी, ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये कितना बन जाएगा बच्चा, स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। आगे फर्दर ऑन जो पार्ट है वो क्वाइट इजियर है, क्योंकि ये 2 ही ऐसे पार्ट थे जिसमें इरेशनल नंबर था, बाकी सारे पार्ट्स रेशनल नंबर्स के हैं। शुरू करते हैं जी बच्चा। 4 होल 1/3, इसको बच्चे सबसे पहले आपने कैसे करना है, आपने इसको लिख लेना है होल और फ्रैक्शनल पार्ट को लहदा, 4 + 1/3, इसको अलहदा, 1/3 को अलहदा। अब ये देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4, आपने पहले 4 पे चले जाना है। अब इससे में प्लस करना है, प्लस करेंगे तो इस साइड पे जाएंगे, माइनस करेंगे तो इस साइड पे जाएंगे। हमने प्लस करना है, 4 में कुछ प्लस हो रहा है, 4 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब इस साइड पे आएगा। कितना प्लस हो रहा है, 1/3। आपने करना है जितना नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उतने हिस्से कर लेने हैं उस खाने के। देखिए 4 का प्लस, इसका मतलब 4 के आगे वाला खाना, 4 के आगे वाले खाने के कितने हिस्से कर लेने बच्चा, 3 हिस्से कर लेने। ये देखिए मेरे साथ अब काउंट करें, 1 2 3 हिस्से हो गए। हमने किस हिस्से पे, किस हिस्से पे लाइन लगानी है, 1/3 पर। ये रहा हमारा 1/3, ये बनेगा 4 होल 1/3 बच्चा। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप इसको फर्दर ऑन रेज करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -2 होल 1/7, -2 होल 1/7, और ये हमने काट दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद आ जाएगा हमारे पास -2 होल 1/7। इसको भी बच्चे हम बिल्कुल ऐसे सिमिलरली करेंगे। मैं ग्राफ न्यू बार बार नहीं बना रहा, इसी ग्राफ के ऊपर सबके लिए बना दूंगा। आपने हर क्वेश्चन के लिए बच्चे अलहदा अलहदा ग्राफ बनाना है, ठीक हो गया। मैं बार बार ग्राफ नहीं बना रहा, मैं इसी ग्राफ के ऊपर सारे बना दूंगा। अब -2 होल 1/7, इसका मतलब -2 अलहदा करेंगे, +1/7,
अलहदा करेंगे। -2 कहां पर है, -2 यहां पर है, -2 1/7, तो -2 पॉइंट समथिंग आएगा। इस साइड पे हम इसको बनाएंगे, -2 होल 1/7 हमारे पास जो निकल के आने वाला है वो -2.1/14 निकलेगा। -2.14 जो है वो यहां पर नहीं बनेगा, वो यहां पर बनेगा। ठीक है जी। और यहां पर आपने क्या करना है, हिस्से कितने कर लेने, देखें बच्चा, 7 हिस्से कर लेने आपने, 1 2 3 4 5 6, गिने मेरे साथ, 1 2, जितने यहां पर हिस्से लिखा होगा ना उससे एक ज्यादा लाइन, एक कम लाइन लगानी है आपने, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हो जाएंगे। अब हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, 1/7 वाला। 1/7 ये पहला हिस्सा ही होता है, तो ये रहा हमारा 1/7, ये होगा 2/7, ये होगा 3/7, ये होगा 4/7, ये होगा 5/7, ये होगा 6/7 और ये होगा 7/7 हो जाएगा बच्चा। तो ये हमारे पास आ गया -2 होल 1/7। ठीक हो गया जी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5/8 है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5/8 है। ठीक हो गया बच्चे। अब यहां पर देखें, यहां पर कुछ भी होल में नहीं लिखा, इसका मतलब ये 0 और 1 वाले खाने में आएगा। देखें यहां पर कितना लिखा था, 4 लिखा था, 4 से आगे लेके यहां पर -2 लिखा था, ये -2 से इधर आगे ले गए हैं इस साइड पे। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी नहीं मेंशन बच्चा, तो ये 0 और 1 में आएगा। अगर माइनस लिखा होता तो -1 और 0 में आना था। ठीक है, ये 0 और 1 में आएगा। 5/8 मतलब हिस्से हमने कितने करने हैं भला, ये देख लें जरा, 8 हिस्से करने हैं इस दफा। किस खाने के, 0 और 1 की 8 हिस्से करने हैं। इसका मतलब लाइनें उससे कम लगाएंगे, 8 से कम करेंगे तो 7 आएगा। 7 लाइनें लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें लग गई हैं। हमने किस लाइन पे लाइन अपनी लगानी है, 5 पे। देखो 1 2 3 4 5, ये बच्चे वो लाइन है, कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा बच्चा। ये हमारी एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन है 2 होल 3/4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2 होल 3/4 ही है। इसमें अगेन आप देख लें क्या करना चाहिए। देखें 2 अलहदा कर लिया, मतलब 2 से आगे जाना है, और कितना, 3/4, 3/4 इसका मतलब 4 हैं, 3 लाइनें लगाएंगे हम। कितनी लाइन लगाएंगे बच्चा, 3 लाइनें लगाएंगे। देखें 2 से आगे जाना है, ये हमारे पास 2 है, कितनी लाइन लगेंगी, 4, 1 2 3, 3 लाइनें लगाएंगे। चौथी मैंने पहले बताया है, जितनी यहां पर वैल्यू लिखी होगी उससे कम लाइंस लगानी। यहां पर 8 थी, 7 लाइनें लगाई, 7 थी 6 लगाई। अब यहां पर 4 है इसलिए 3 लगा रहा हूं। और किस लाइन पे हमने लगाना है, थर्ड पे, पहला दूसरा तीसरा। ये वाली जो वैल्यू है बच्चा, ये हमारा आंसर होगी 2 होल 3/4 के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जी बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर ये जो रेकरिंग डेसिमल्स जो कि अभी हम पढ़ के हटे हैं, इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में। उसका एक प्रोसीजर है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4 पर बार। हमें पता है बार का मतलब है 4 बार बार रिपीट होगा। ओके, इनफाइनाइट टाइम्स हम उन्हें गिन नहीं कर सकते, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब बच्चे यहाँ पर आपने क्या रखना है, देखिए बार के नीचे वैल्यू कितनी है, 4 वैल्यू है। जब बार के नीचे एक वैल्यू आएगी तो आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब बार के नीचे 2 वैल्यूज आएंगी आपने बच्चा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। और सिमिलरली जब बार के नीचे 3 वैल्यूज आएंगी हमें उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जैसा कि इस केस में देखिए बार के नीचे 2 वैल्यूज हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अभी बार के नीचे एक वैल्यू है इसलिए हम किससे करवाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई with 10 on both sides। ओके बच्चा, जब 10 को x से बच्चा आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10x बन जाएगा। और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अभी देख लेते हैं कितना बन जाएगा। जी बच्चे 0.4444 यहाँ पर कितनी दफा है आगे 4 हमें अंदाजा नहीं है। अब हम इस 10 से आप मल्टीप्लाई कैसे करवाना है वो देखें जरा। छोटी क्लास में हमने सीखा था
8th और 7th स्टैंडर्ड में भी, जितने बच्चे जीरोज होंगे उतनी बार पॉइंट किस साइड पे चले जाता है, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब इस चीज का आंसर आप कैलकुलेटर पे भी निकाल लेंगे 34.5 होगा। सिमिलरली यही टेक्निक हम यहाँ पर लगाएंगे। हमारे पास देखिए एक जीरो है तो पॉइंट कितनी दफा उधर जाएगा, एक दफा उधर जाएगा। हमारा आंसर बनेगा 4.444। यहाँ पर 3 फोर्स थे, एक फोर इधर आ गया, 2 रह गए, मगर हमारे पास अनगिनत 4 है, एक 4 और भी लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर बच्चा 1 हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी, दूसरी इक्वेशन है c इज इक्वल टू बच्चा d। इक्वेशंस को बचा जब हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तब लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं, राइट साइड में से राइट साइड। लेट्स से a माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी, ये दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, सिमिलरली 10x लेफ्ट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड में से माइनस होगी, 10x में से x माइनस हो जाएगा, एंड 4.444 में से 0.4444 माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हमने चेक करना है कि पॉइंट वाली वैल्यूज को माइनस कैसे करवाते हैं। होपफुली काफी ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में सीखा भी होगा आपने कि पॉइंट वाली वैल्यूज को माइनस करवाने का एक पर्टिकुलर मेथड है। वो कैसे है, एग्जांपल लेते हैं। 3.75 एक वैल्यू ले लेते हैं, 16.25 दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 23.75 एंड ये। अगर हमने बच्चा इन दो वैल्यूज को माइनस करवाना है तो आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा। मतलब देखिए 23.75 ये पॉइंट बिल्कुल पॉइंट के नीचे आएगा, और इसके बाद वैल्यू क्या है 251 वो यहां आएंगी, और इससे पहले वैल्यू क्या है 16 वो यहां आएगी। देन हम इनको माइनस करवाएंगे और खाली जगहों पर जीरो खुद लगा लेंगे। ठीक है बच्चे, इसी टेक्निक के जरिए हम हमारे क्वेश्चन को जरा माइनस करवाते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है 4.444 इनफाइनाइट टाइम्स 0.444। पहले पॉइंट के नीचे बचा, हम पॉइंट लिख लेंगे 444, ये भी बचा इनफाइनाइट टाइम्स, और पॉइंट के इधर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर जीरो पड़ा हुआ है, हमने इसको माइनस करवाना है। ठीक है, अब बच्चे इसको माइनस करवाते हुए अब आप देखिए 4 में से 4 माइनस होगा 0, 4 में से 4 माइनस होगा 0, 4 में से 4 माइनस होगा 0। सिमिलरली इसके आगे भी सारे 4 4 हो रही पड़े हुए हैं, क्योंकि वही चीज तो बार बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से वो सारे भी क्या हो जाएंगे 0। सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, 4 में से जब 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा, बाकी सारे क्या बनेंगे 0 0 0 0 अप टू सो ऑन। और आपको पता होना चाहिए बच्चा, अगर पॉइंट के बाद बाकी सारे जीरोस हैं तो उनकी कोई खास अहमियत नहीं रह जाती, सिर्फ हमारे पास 4 आंसर आएगा इसका। 10x में से x के ये 9x बन जाएगा, और इस पूरी साइड का आंसर 4 आ जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चा, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/9, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आप देख सकते हैं ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मोर ओवर आप कैलकुलेटर के साथ चेक भी कर सकते हैं। 4 को 9 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर 0.444444 आ जाएगा। ओके बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका जो है 0.37। देखें इसमें और इसमें सिर्फ इस चीज का फर्क है, इसके बार के नीचे एक वैल्यू है और इसके 2। और मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर बार के नीचे एक वैल्यू होगी तो 10 से मल्टीप्लाई, अब 2 है तो किससे करवाएंगे, जी हाँ जी 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगेन इसको लेट कर लेते सबसे पहले, लेट x इज इक्वल टू 0.37 का बार बचा। यहां पर आप देखें 0.37 के बार का मतलब है 0.37 बार बार रिपीट होगा। 37 37 37 मैं बच्चे इसको 3 दफा लिख रहा हूं, आप चाहे 4 दफा लिख लें, बेशक 2 दफा लिख लें। ठीक है, अब बार के नीचे 2 वैल्यूज हैं तो अब 100 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई विथ 100
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे बचा किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 100x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x बन जाएगा, और 100 जब 0.373737 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा, ये देखें जरा, दो जीरोस हैं, पॉइंट दो दफा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, क्या बनेगा 37.37 क्योंकि हमारे पास अनगिनत 37 है, तो अगर हम एक और बार 37 ले भी लें तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं। इनको भी जब आप सेपरेटली क्वेश्चन करेंगे इनको अगेन 1 2 मार्क कर लें। यहाँ पर मैंने 1 2 ऑलरेडी यूटिलाइज की हुई है, जिसकी वजह से मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ। और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 बचा। जब आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे, वही लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। 100x में से x माइनस होगा, 100x में से x माइनस होगा, और 37.373737 इसमें से 0.373737 बच्चे ये चीज माइनस होगी। अगेन हम पॉइंट वाली चीज को माइनस करवाना सीख चुके हैं, एक बार फिर से वैल्यूज लिख लेते हैं। 37.373737 और दूसरी वैल्यू क्या है, पहले पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे, राइट साइड पे क्या आ रहा है वही 37 ये भी 100 है, ये भी 100 है, और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें, माइनस करवाते हैं इनको। 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0 0 0 0, ये सारी वैल्यूज अगेन क्या बन जाएंगी, जीरोज, और ये आगे इसी तरह पैटर्न चल रहा है इसलिए वो भी जीरोज होंगे। 7 में से 0 जाएगा तो 7 आएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। जीरोज की अहमियत नहीं रहती, अगर पॉइंट के बाद सिर्फ वही हो तो हमारा जो आंसर है वो 37 बन रहा है। 100x में से x जाएगा, हमारे पास 99x बचेगा, और इस साइड पे हमारे पास माइनस करके 37 आंसर आएगा बच्चा। अब 99 बचे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 37/99। ये बच्चे हमारे सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल इसी के सिमिलर है, वो भी शुरू कर लेते हैं। ये रहा 0.21 पे बार। यहाँ पर बच्चे आपने क्या करना है, अगेन सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको x के बराबर रखेंगे, 0.21 का बार आएगा बच्चा। नेक्स्ट फर्दर ऑन 0.21 को हम रेपिटेशन में ले जाएंगे, 21 21 21 अप टू सो ऑन। दो वैल्यूज हैं, इसकी वजह से 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100x बन जाएगा। यहाँ जब 100 मल्टीप्लाई होगा 0.21 21 21 अप टू सो ऑन के साथ, दो जीरोस होने की वजह से पॉइंट दो दफ़ा उधर को चला जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 21.21 हमारे पास काफ़ी दफ़ा 21 है, तो एक और दफ़ा अगर लिख लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो रीजनेबली ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 आएगा बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे, 100x माइनस इस साइड पे क्या है x, इस साइड पे क्या है 21.21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 अप टू सो ऑन। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करवाएंगे, 21.21 अप टू सो ऑन। पॉइंट के नीचे बच्चा पॉइंट लिखेंगे, 21 अप टू सो ऑन।
इधर हम 0 लिखेंगे। जब हम इनको माइनस करवाएंगे आप देख सकते हैं 0 0 0 0 0 और ये भी 0, ये सब 0 बन रहे हैं और 1 में से 0 गया 1, 21 ऐसे ही पॉइंट के बाद अगर सारे जीरोज आते हैं तो उनकी अहमियत नहीं रहती। हमारे पास जो आंसर बन गया वो 21 बन गया। 100x में से x चला गया तो 99x और यहाँ पर क्या आ गया 21। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 21/99। ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बचा। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो बड़ा इजीली आप पेज नंबर 7, 8 और 9 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का है उसकी तरफ देखते हुए बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें इतनी कोई खास मसला नहीं होगा आपको। हम क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो इसमें फार्मूला यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूले में यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है k1x1 प्लस k2 x2 और नीचे वही k1 और k2 जो है वो प्लस करवा देने आपने। अब बात है सर ये x1 x2 k1 k2 ये क्या चीजें हैं? x1 और x2 बच्चे वो दो वैल्यूज होंगी जो इसने आपको दी होंगी। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। k1 और k2 कैसे नंबर होंगे बच्चे? k1 और k2 आपने नेचुरल नंबर लेने हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं आप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, k1 और k2 हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे, आप वो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये दोनों नंबर हैं इनका नाम हमने x1 और x2 रखा हुआ है। जैसा कि फर्ज करें एक वैसे ही क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम दो रैशनल नंबर ढूंढना चाह रहे हैं 5 और लेट्स से 4 के दरमियान। हमें इस नंबर के दरमियान दो रैशनल नंबर ढूंढना चाह रहे हैं। क्या करना है हमने? 5 लिखना है, 4 लिखना है, ये दोनों नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर भी कोई नंबर लिखना है, यहाँ पर भी कोई नंबर लिखना है और नीचे भी यहाँ पर वही दोनों नंबर हमने रिपीट करने हैं और वो दोनों के दोनों नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए बच्चे, ये याद करने हैं आपने, ठीक है। फर्ज करिए इधर मैंने 3 लिख दिया, इधर मैंने 2 लिख दिया, इधर भी 3 आएगा, इधर भी 2 आएगा। जो यहाँ पर नंबर है वही नीचे आएंगे। 3 5 are 15, 4 2 are 8, 5 + 3 + 2 5, 8 और हमारे पास 15 कितना हो जाएगा बच्चा? 23/5। ये जो नंबर है बच्चा ये इन दोनों के दरमियान में आता है 23/5। ठीक हो गया बच्चा? इस तरह हम एक नंबर एक बार मेथड लगाया, एक नंबर मिल गया, एक बार फिर से यही मेथड लगाएंगे। इसमें मैंने 3 और 2 रखा, उसमें मैं चेंज कर लूंगा नंबर्स हमारे, देन हमारे पास एक नया रैशनल नंबर आ जाएगा। हम जितने चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ये मेथड 2 बार यूज करना है। क्यों? हमें कितने रैशनल नंबर निकालने बच्चा? 2 निकालने हैं। मगर ये देखें बच्चा इसमें मैंने नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल लिए हुए थे। देखें 5 लिया है, 4 लिया है। मगर बच्चे अगर आपके पास जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आते हैं, देखें लेट्स से हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में निकलते हैं। हम 5/4 लेते हैं और 6/9 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें ये इन दोनों नंबर्स के दरमियान में नंबर चाहिए तो अभी भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने क्या करना है बच्चे? देखें 5 और 4 लिख लेना प्लस 6/9 लिखना है। जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है x1 और x2 तो आएंगे ही आएंगे, दरमियान में प्लस का साइन भी आएगा, ठीक है। k1 और k2 हमने कुछ सोचनी है और दोनों के दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे बच्चा। नेचुरल नंबर हम अपने दिमाग में अब सोचते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा अपना दिमाग ज्यादा चला लें। कैसे? देखें फर्ज करें हमने यहाँ पर ये दोनों नेचुरल नंबर ही तो रखने हैं, हम एक ऐसा नंबर रख लेते हैं ताकि हमारा ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली वैल्यू ये खत्म हो जाए। देखें अगर मैं यहाँ पर 4 के टेबल का कोई भी नंबर रखता हूं, मैं 8 रखता हूं फिर भी 4 1s are 4 2s are 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 16 रखता हूं फिर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस चीज की आजादी है, मैं जो सा मर्जी नंबर रख लूं। तो क्यों ना मैं एक ऐसा नंबर रखूं जिसकी वजह से जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये क्या हो जाए? फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। जिस तरह की लेट्स से मैं इधर रख लेता हूँ 16 रख लेता हूँ बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर मैं 9 ही रख लेता हूँ। चले 9 की टेबल में 9 आता है ना, आपने बस क्या करना है डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसकी टेबल की कोई भी एक वैल्यू इधर रख लेनी है, ठीक है। अब आपको पता है जो वैल्यूज हमने यहां रखनी है k1 और k2 वही नीचे भी आएंगी। तो 16 + 9 बच्चा नीचे भी आएगा। इससे बच्चा फायदा क्या होगा? अब यहां पर कटिंग हो जाएगी। 4 1s are 4 4s are 16, 9 1s are 9 1s are 9। अब देखें यहां पर क्या बन जाएगा? 5 4s are 20 बन जाएगा। यहां पर 6 अकेला रह गया है, 6 आ जाएगा बच्चा। 16 + 9 25 बनेगा बच्चा, ठीक हो गया। यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है? 25 बन रहा है। अब 20 + 6 करेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास?
26 डिवाइडेड बाय 25। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर पे बड़े आराम से चेक भी कर सकते हैं। कैसे? 5 और 4 निकालने, हमारे पास कैलकुलेटर में 5 डिवाइडेड बाय 4 क्या वैल्यू दे रहा है? 1.25। इस चीज की वैल्यू कितनी आई है? 1.25। 6/9 की कितनी वैल्यू आई है? लेट्स से 0.666। ओके, अब ये जो 26/25 हमने फाइंड आउट किया है, ये देखिए बच्चे, इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू निकल रही है 1.04। 1.04 आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में ही फॉल करता है, जिसकी वजह से हमारा ये सवाल बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चे, तो फ्रैक्शंस जब आएंगी तब आपने क्या करना है, नीचे वाले का टेबल की कोई वैल्यू रखने की कोशिश करनी है, उसका मल्टीपल रखने की कोशिश करनी है। और अगर आपके पास सादा वैल्यूज आती है, इस तरह के हमने इससे पीछे पढ़ा 5 और 4 में, तब आपकी जो मर्जी वैल्यू रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देख सकते हैं पहले ही पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो हमने वैसे ही करना है जैसा कि अभी बात की है। 1/3 प्लस 1/4 यहां पर आपने मेंशन कर देना है बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला। by using ratio फार्मूला। अब हमने कोई ऐसा नंबर जो यहां भी रखना है, यहां वही सिमिलर नंबर नीचे भी आएंगे, ये बात तो हमें पता है। मगर अब बात है कि ये फ्रैक्शन नंबर है, तो मैंने अभी बताया इसका मल्टीपल रखें, इसके टेबल की कोई वैल्यू रखें, आपके लिए आसान ही रह जाएगी। अगर 3 के टेबल की कोई वैल्यू लेट से 6 रख लेते हैं हम। ठीक है बच्चे, यहां पर 6 आ गया। अगर 4 के मल्टीपल की भी जरा जल्दी से कोई वैल्यू सोचें, 4 ही रख लेते हैं, चलें। 6 आ गया और 4 आ गया। अब जरा जल्दी से इसकी कटिंग होगी। 3 1 जार, 3 2 जार, 4 1 जार, 4 1 जार बचा। मोर ओवर अगर यहां 6 और 4 रखा तो वही वैल्यूज नीचे भी आएंगी। यहां पर भी बचा क्या आएगा? 6 और 4 आ जाएगा। अब बच्चे यहां पर जरा ध्यान से देखें, यहां पर सिर्फ 2 बच रहा है, 2 1 जार 2 हो जाएगा। यहां पर सिर्फ 1 बच रहा है, 1 आ जाएगा। 6 + 4 कितना होता है बच्चा? 10 होता है, तो ये 10 आ गया। मोर ओवर 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा, और ये नीचे 10 हो जाएगा। ये बच्चे हमारा एक रैशनल नंबर निकल के आ गया है। हमें एक और रैशनल नंबर चाहिए, तो वेरी सिंपल, यही तरीका एक बार और अप्लाई कर दें। ये देखें बच्चा, अब इसी मेथड को एक बार और अप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 1/3 है प्लस एक जो है हमारे पास 1/4 है। आपने अब कोशिश ये करनी है कि जो नंबर्स पहले लिए हैं अब जरा उनसे हट के ले लें, ताकि हमारे आपस में नंबर्स दोनों के दोनों सेम ना निकल के आए। ठीक है बच्चे, तो जरा सोच लेते हैं। 3 के टेबल में ऑलरेडी हमने 6 वाला तो ले लिया हुआ है, इस बार हम क्या करते हैं, हम 9 रख लेते हैं। ओके, और यहां पर 4 के टेबल का और नंबर आना चाहिए, 4 हमने रख दिया था, इस बार हम क्या रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं। मैंने 8 रखा है, आप बच्चे 16 रख लो, आप बच्चे 20 रख लो, आप 32 रख लो, कोई भी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर 9 और 8 आया, नीचे भी क्या आएगा, 9 और 8, क्योंकि यही तो रेशियो फार्मूला है। K1 और K2 हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, K1 और K2 हमारे दोनों क्या होंगे बच्चा, नेचुरल नंबर्स होंगे, और वही दोनों नीचे प्लस भी होंगे। देन हम फर्दर कंसीडर करें तो देखें, 3 1 जार 3 3 जार 9, 4 1 जार 4 2 जार 8 हो जाएगा। यहां पर सब कुछ कट हो गया, सिर्फ 3 बचा और 1, 3 1 जार 3 आएगा। यहां पर सिर्फ 2 बचा, 2 1 जार 2 आएगा। नीचे 9 + 8 कितना होता है, 17 होता है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 3 + 2 = 5, और नीचे 17 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर निकल के आ गया। ठीक है बच्चे, ये हमने एक पार्ट किया है, इसका दूसरा पार्ट भी सिमिलर ऐसे ही होगा। रेशियो फार्मूला, बस आपने तरीका याद रखना है कि रेशियो फार्मूले में 2 वैल्यूज जो आपको गिवन होंगी वो आपने लिख लेनी है। देन फर्दर ऑन आपने 2 वैल्यूज खुद सोचनी है, और वो दोनों वैल्यूज होनी की चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शंस आए तो ऐसे नंबर सोचो ताकि आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। आसान लफ्जों में डिनोमिनेटर का मल्टीपल सोच लो, डिनोमिनेटर की टेबल का कोई नंबर सोच लो। जिस तरह मैंने यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, इसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो रहा था। ठीक है, और अगर आपके पास बिल्कुल सादा नंबर आते हैं, जैसे 3 और 4, 5 और 6, जो कि हमारा सेकंड पार्ट भी है, वो उसमें बिल्कुल सादा नंबर है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप जैसे मर्जी नंबर लेके साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा इसका दूसरा पार्ट। जी, दूसरा पार्ट बचा हमारे पास है 3/4, 3 and 4 है दूसरा पार्ट। इसमें हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि इसमें अब हमें मल्टीपल देखने की जरूरत भी नहीं है। एक नंबर 3 है
प्लस दूसरा नंबर हमारे पास 4 है। x की वैल्यूज रख दी है। अब k की वैल्यूज अपने दिमाग में कोई भी नंबर सोच लो। लेट्स मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ और यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने 2 नंबर सोचे, आप कोई भी नंबर सोच लें, बस इतनी बात याद रखनी है, वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी काउंट करते हैं। अगर इधर बचा 10 और 3 आया है तो नीचे भी हमारे पास 10 और 3 ही आएगा। फर्दर ऑन 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास, और 10 प्लस 3 कितना होता है? 13 होता है बच्चा। अब देखें 30 प्लस 12 ये हमारे पास 42 बनेगा और ये नीचे 13 आ जाएगा। ये हमारा एक रैशनल नंबर निकल के आ गया है। दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए हम यही काम करेंगे, 3 प्लस 4 डिवाइडेड, ये देखें अब पहले 10 और 3 रखा, अब बस कोई और नंबर सोचने हैं। बेशक इसी से एक का काम कर लें, हम 9 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो नीचे भी क्या आएंगे? वही नंबर जो दो ऊपर हैं, 9 और 2। इससे हमें फायदा क्या होगा? 9 3s are 27, 4 2s are 8, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। 27 में अगर हम 8 मिलाएंगे 3 और 5 35 आ जाएगा बच्चा, और नीचे हमारे पास कितना आएगा? 11 आ जाएगा। 35/11 ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, दूसरा रैशनल नंबर हो गया 3 और 4 के दरमियान में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा बच्चा। अब अगेन हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं, अब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। 3 और 5 लिख लें आप, ठीक है, प्लस 4 और 5 लिख लें। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब फ्रैक्शंस आए तो नीचे वाले का मल्टीपल लिखने की कोशिश करनी है, या आसान लफ्जों में हम कहें तो नीचे वाले के टेबल में आने वाला कोई नंबर लिखना है। 5 के टेबल में 5 आता है, आप लेट से हम 5 लिख लेते हैं यहाँ पर, और मोर ओवर एक और हमें 5 का नंबर मल्टीपल चाहिए, तो क्या रख लें? 6 रख लें। आप दोबारा 5 भी रख सकते हैं, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 5 का मल्टीपल नहीं है। 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। लेट से हम 20 ही रख लेते हैं, 25 का मल्टीपल। अगर ऊपर 5 और 20 आया तो नीचे भी बच्चे कितना आएगा? 5 और 20 ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो 5 है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5 4s are 20। यहाँ पर कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया, प्लस यहाँ पर 4 है और 4 4 4s are 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 और 20 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। एंड फर्दर ऑन 3 में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो ये 19 बनेगा, डिवाइडेड बाय 25 बनेगा। ये एक नंबर मिल चुका है हमें जो कि किसके दरमियान में है? 3 और 5 और 4 और 5 के। हमें एक और नंबर चाहिए, इनके दरमियान में बच्चा 3 और 5 के दरमियान में, प्लस 4 और 5 के दरमियान में। बस इतनी सी बात है आपने याद रखनी है। नीचे वाले का मल्टीपल लिखने की कोशिश करनी है, जो पहले नंबर्स आ चुके हैं उनको कोशिश करने रिपीट ना होने दें, क्योंकि आपके पास इतने सारे नंबर्स हैं, आप रिपीट होने देंगे तो चांसेस है बच्चा कि आपका यही आंसर दोबारा निकल के आ जाएगा। तो एक बार फिर से आपको यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे? ये चीज दोबारा लिखने नहीं देंगे। बेशक आप इनकी जगह चेंज करवा दें, 5 इधर लिख दें, 20 इधर लिख दें, फिर भी ठीक है, फिर भी बात बन जाएगी, मगर बेहतर ये है कि आप नंबर ही चेंज कर लिया करें। हमने पहले 5 रखा था, ऐसा करते हैं हम 10 रख लेते हैं, और यहाँ पर 20 रखा था, ऐसा करते हैं यहाँ पर इस बार हम 15 रख लेते हैं। ओके, अगर यहाँ 10 और 15 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 10 और 15 आएंगे बच्चा। अब यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15 हो जाएंगे। 2 3s are हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 4s are हमारे पास 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 और 15 प्लस हो गए, कितना बना देंगे? 25 बना देंगे। अच्छा जी, 12 और 6 जब हमारे पास प्लस होंगे कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 25, पहले देखें 19 डिवाइडेड बाय 25 आया था, अब हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 25 आया है। दोनों डिफरेंट नंबर ही हैं। हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का इख्तिताम हुआ जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना